आज हम करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश कोर्स ए एस्से 2 की एक पोइम है। द पोइम लिखी है सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। तो इस पोइम की हम लाइन बाय लाइन और कोशिश करेंगे वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन करें। ये पोइम एक्चुअली में एक बहुत लंबी पोइम है, 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन सीबीएसई ने हमारे सिलेबस में केवल इसके 2 पार्ट्स दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। हालांकि वो पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बहुत लंबे हैं अगर हम इस सिलेबस में बाकी पोइम्स को देखें तो। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो पोइम है ये एक बैलेड है। बैलेड का मतलब एक तरह से ये म्यूजिकल स्टोरी है। तो एक स्टोरी है जो चलती रहती है, इसलिए इसको समझना थोड़ा सा आसान है। तो शुरू करते हैं। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। जैसे मैंने कहा कि हमारे सिलेबस में पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं, तो हम लोग पहले पार्ट 1 से शुरू करेंगे। तो पार्ट 1 का फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। इट इज एन एंशिएंट मैरिनर एंड ही स्टॉपेथ वन ऑफ 3। एक एंशिएंट मैरिनर की कहानी है। मैरिनर मतलब एक सेलर जो कि समुद्र में नाव लेकर जाता है और शिप लेकर जाता है बहुत दूर दूर तक। तो एक एंशिएंट मैरिनर है जो एंशिएंट मतलब बूढ़ा हो चुका है, पुराना बूढ़ा हो चुका है। तो उसकी कहानी है। एंड ही स्टॉपेथ वन ऑफ 3। कोई 3 लोग जा रहे हैं और ये जो मैरिनर है वो क्या करता है, उनमें से एक को रोकता है रास्ते में। ये 3 लोग कहाँ जा रहे हैं अभी पता चलेगा। बाय दाई लॉन्ग ग्रे बियर्ड एंड ग्लिटरिंग आई। ये जो मैरिनर है, ये जो सेलर है, इसकी एक बहुत लंबी ग्रे दाढ़ी है और इसकी आंखों में एक चमक है, वो है। एंड वेयर फॉर स्टॉपिंग दाउ मी। और उन 3 लोगों में उसने एक को रोका है और वो कह रहा है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। वेयर फॉर स्टॉपिंग दाउ मी, आप मुझे क्यों रोक रहे हो। द ब्राइडग्रूम्स डोर्स आर ओपन वाइड। अब हमें धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये जो 3 लोग हैं ये किसी शादी पे जा रहे हैं। तो ब्राइडग्रूम्स आपको पता है, डोर्स आर ओपन वाइड मतलब जहां पर शादी हो रही है वहां के दरवाजे अभी खुले हैं और हम तीनों वहां शादी पे जा रहे हैं। एंड आई एम नेक्स्ट ऑफ किन। जिसकी शादी हो रही है मैं उसका एक बहुत क्लोज रिश्तेदार हूं और मुझे उस शादी पे मैं अपने ये 2 दोस्तों के साथ जा रहा हूं। द गेस्ट्स आर मेट, द फीस्ट इज सेट। गेस्ट आ चुके हैं, खाना तैयार हो चुका है। फीस्ट का मतलब मेस्ट हियर द मैरिड इन। यहां मैरिड इन का मतलब है, मैरी मतलब खुशी। जब कोई फंक्शन होता है, जब कोई शादी होती है तो वहां से आवाज आती है, खुशियों की आवाज, हंसने की आवाज, म्यूजिक की आवाज। तो वो कह रहा है कि मुझे वो वाली आवाजें वहां से आ रही हैं। तो अभी हमने देखा कि एक सेलर है जो बूढ़ा सेलर है और 3 दोस्त एक शादी पे जा रहे हैं और बूढ़ा सेलर एक को रोक लेता है और जिसको वो रोकता है वो कह रहा है कि मुझे शादी पे जाना है, क्योंकि जिसकी शादी है मैं उसका एक बहुत क्लोज रिश्तेदार हूँ और शादी ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है। गेट खुल गए हैं, म्यूजिक बज रहा है, खाना तैयार है, लोगों की आवाज आ रही है। लेकिन सेलर कौन सा बात मानने वाला था। उसने ही होल्ड्स हिम विद हिज स्किनी हैंड। वो उसको जो सेलर है वो उस गेस्ट को उसका हैंड पकड़ लेता है। तो जो सेलर का हैंड है वो बहुत स्किनी है, मतलब वो कमजोर है शायद बुढ़ापे की वजह से। देयर वॉज अ शिप। और वो केवल एक लाइन बोलता है, देयर वॉज अ शिप। अब आप मान लीजिए आप किसी शादी पे जा रहे हैं और रास्ते में कोई मिलता है और वो आपको कहता है देयर वॉज अ शिप। तो एक तो इससे थोड़ा सा हॉरर होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता है कि ये बोलना क्या चाहता है। कोथ ही का मतलब यहां पर सेलर है। होल्ड ऑफ अनहैंड मी। वो कहता है कि ये जो तुमने मेरा हाथ पकड़ा है इसको छोड़ दो। ग्रे बियर्ड लून,
तो जो शादी पे जा रहा है वो कहता है कि सेलर को तुम लून हो, लून मतलब पागल, मैड, क्या बातें तुम कर रहे हो। एफ्टॉन्स हिज हैंड ड्रॉप, और वो उसी वक्त जैसे ही वो कहता है कि मेरा हाथ छोड़ दो, तो सेलर उसका हाथ छोड़ देता है। एफ्सॉन्स का मतलब है एकदम ऐसे ही, जैसे ही वो बोलता है मेरा हाथ छोड़ पागल, उसी टाइम पे वो उसका हाथ छोड़ देता है। तो जैसे कि हमने इस स्टैंजा में देखा कि जो मैरिनर है वो कह रहा है देयर वाज अ शिप, शायद वो कोई कहानी बताना चाह रहा है, और जो शादी पे जा रहा है वो कहता है लेट मी गो, मुझे जाने दो। ही होल्ड्स हिम विद हिज ग्लिटरिंग आई, द वेडिंग गेस्ट स्टूड स्टिल। तो जो सेलर है वो एक तरह से कहीं ना कहीं वेडिंग गेस्ट को अपनी जो उसकी आंखों में जो तेज है, उसकी आंखों में जो चमक है, उससे वो उसको बहुत इम्प्रेस कर, और वेडिंग गेस्ट जो होता है वो वहीं पर खड़ा रहता है, कहीं ना कहीं वो उसके या फिर वो कुछ भी कर रहा है कि एकदम जो वेडिंग गेस्ट है वो एक तरह से उसकी बातों में आ जाता है और वो उसकी आवाज सुनने लगता है। एंड लिसन्स लाइक अ 3 years चाइल्ड, जैसे एक 3 साल के बच्चे को एक कहानी सुनाओ तो वो बहुत इंटरेस्ट से सुनता है, उसी तरीके से ये जो वेडिंग गेस्ट है ये भी अब उसकी कहानी सेलर वाली, कौन सी कहानी जिसमें उसने लाइन से शुरू किया था देयर वॉज अ शिप, उस कहानी से वो शुरू करता है। द मैरिनर हैथ हिज फिल, मैरिनर तो यही चाहता था कि मैं अपनी कहानी इस वेडिंग गेस्ट को सुनाऊं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि मैरिनर उसको अपनी कहानी सुना रहा है और वेडिंग गेस्ट वहां पर पत्थर पे बैठ के उसकी कहानी सुन रहा है, और वो पूरी तरह से उस कहानी में डूबा हुआ है। अगले स्टैंजा पे चलते हैं। द वेडिंग गेस्ट सैट ऑन अ स्टोन, तो जो वेडिंग गेस्ट है वो पत्थर पे बैठा हुआ है। ही कैन नॉट चूज बट हियर, वो और कुछ नहीं कर रहा, उसका सारा ध्यान किस पे है, वो ही मैरिनर की कहानी सुनने में है। एंड thus spake on that ancient man, यहाँ पर स्पेक का मतलब है जेंटल, सॉफ्ट, एक ऐसी आवाज मैरिनर की है कि आपका मन करे कि उसकी आवाज को सुनते जाओ सुनते जाओ। फिर से उसने मैरिनर के बारे में कहा है द ब्राइट आइड मैरिनर, उसके अंदर बहुत तेज है। जैसे आप देखते होंगे फिल्मों में कई बार जो विलन होता है उसकी आंखों में एक तेज होता है, जैसे सुपर हीरो विलन है या फिर सुपर हीरो है, उनकी आंखों में एक रोशनी सी होती है, तो एक उस तरह की रोशनी है इसके अंदर। हालांकि उसकी आवाज बहुत मधुर है जिसको सुनने में बहुत अच्छा लगता। तो जो मैरिनर है वो अपनी कहानी आगे बढ़ा रहा है कि एक शिप थी, द शिप वॉज चीयर्ड, द हार्बर क्लियर्ड। तो ये वाली जो शिप है ये अपना जर्नी शुरू कर रही है, अपना रास्ता शुरू कर रही है, और शिप वॉज चीयर्ड कि वो जा रही है तो लोग उसको कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, तुम जाओ। द हार्बर क्लियर्ड, जो हार्बर है वहां का शिप का, वो उस जगह का वो क्लियर किया गया है। मैरिली डिड वी ड्रॉप, मैरिली मतलब यहाँ पर खुशी के साथ, खुशी के साथ हमने क्या किया, आगे बढ़े। और बिलो द कर्क, कर्क यहाँ पर मतलब है चर्च के लिए कर्क वर्ड यूज किया गया है। सो बिलो द कर्क, बिलो द हिल, बिलो द लाइट हाउस टॉप। लाइट हाउस आपको पता है क्या होता है। तो ये जो शिप है ये एक बहुत ही अच्छे मूड में अपनी जर्नी शुरू करने वाली है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो शिप है वो अपनी जर्नी यहाँ से शुरू कर रही है। यहाँ पर आप लाइट हाउस भी देख सकते हैं। तो ये शिप बहुत ही बढ़िया मूड में और बहुत बढ़िया वातावरण में अपनी जर्नी शुरू। अगले स्टैंजा पे चलते हैं। द सन केम अपॉन द लेफ्ट, जो सन है वो लेफ्ट साइड में आया है। थोड़ा सा मैथ्स का काम है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो अगर सन हमें पता है ईस्ट से उगता है, और अगर आपकी शिप नॉर्थ से साउथ जा रही है
तभी आपको सन लेफ्ट में दिखाई देगा। अगर आपकी शिप नॉर्थ से साउथ जा रही है तभी आपको सन लेफ्ट में उगता हुआ दिखाई देगा। आउट ऑफ द सी केम ही, कौन? एंड ही शोन ब्राइट एंड ऑन द राइट वेंट डाउन इनटू द सी। तो लेफ्ट साइड के से सन उग रहा है और राइट साइड में सन जाके क्या होता है? डूब जाता है। इसका मतलब ये जो मैरिनर है ये नॉर्थ हेमिस्फेयर से साउथ हेमिस्फेयर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जा। तो अगर आप यहाँ राइट साइड पे देखें तो ये इन्होंने कहीं इंग्लैंड से अपनी जर्नी शुरू करी है और ये साउथ में जा रहे हैं, अफ्रीका और उसके आगे अटलांटिक ओशन की तरफ। हायर एंड हायर एवरी डे टिल ओवर द मास्ट एट नून। इसका क्या मतलब कि इंग्लैंड से निकल के ये अगर साउथ की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में इक्वेटर तो आएगा, तो ये इक्वेटर की तरफ पहुंच रहे हैं और आपको पता है इक्वेटर में तो गर्मी होती है। ये सारी कहानी कौन सुना रहा है? मैरिनर। किसको सुना रहा है? वेडिंग गेस्ट को। बहुत बढ़िया। द वेडिंग गेस्ट हेयर बीट हिज ब्रेस्ट। जो वेडिंग गेस्ट है वो अपनी छाती पीटता है। फॉर ही हर्ड द लाउड बैसून। बैसून एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो शादी में बजता है। तो अब ये जो वेडिंग गेस्ट है ये परेशान हो रहा है बहुत ज्यादा, इसीलिए अपनी छाती पीट रहा है कि एक तरफ तो मेरे बहुत क्लोज रिश्तेदार की शादी है और वहां मुझे जाना है, और एक तरफ ये जो स्टोरी है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है कि आगे होगा क्या। द ब्राइड हैड पेस्ड इनटू द हॉल। जो ब्राइड है वो जहां शादी हो रही है उस हॉल में घुस चुकी है। तो ये शादी का फंक्शन शुरू हो चुका है। रेड एज अ रोज इज शी। वो बिल्कुल रोज जैसी लग रही है। नॉडिंग देयर हेड्स बिफोर हर गोज। अब जैसे ही जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, वो जा रही है तो जो म्यूजिशियन है उसके लिए, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, ये बड़े खुश मिजाज लोग होते हैं, तो उनके लिए ये वर्ड यूज किया गया मिन्स्ट्रेलेसी। सो ये जो लोग हैं ये जैसे ही उनके सामने से वो ब्राइड जा रही है तो दे आर नॉडिंग देयर हेड्स। नॉडिंग देयर हेड्स मतलब या तो वो कुछ गा रहे हैं या फिर वो कुछ बजा रहे हैं। तो एक तरह से उस ब्राइड का वेलकम किया जा रहा है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो दुल्हन है वो जा रही है और शादी शुरू हो चुकी है। और इसी पिक्चर में अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे पीछे देख रहा है कि ये तो फंक्शन शुरू हो गई, जारी रखे हुए है, वो अपनी कहानी सुनाता जा रहा है। द वेडिंग गेस्ट ही बीट हिज ब्रेस्ट। फिर से ये बोलने का तरीका है कि वो अपनी छाती पीट रहा है, वो दुखी है, वो परेशान है, कंफ्यूज है कि वो क्या करे। येट ही कैन नॉट चूज बट हियर। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है मैरिनर की कहानी सुनने के अलावा। एंड दस स्पेक ऑन दैट एंशिएंट मैन द ब्राइट आई मैरिनर। ये लाइन दोबारा से रिपीट हुई है कि जो एंशिएंट मैन है, जो मैरिनर है, वो फिर से शुरू हो जाता है अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हुए। तो मैरिनर क्या बोलता है? एंड नाउ द स्टॉर्म ब्लास्ट केम एंड ही वॉज टायरनस एंड स्ट्रॉन्ग। तो एक बहुत जबरदस्त तूफान आता है उनकी शिप के सामने और वो टायरनस हो। टायरनस मतलब बहुत तेज, सीवियर, हार्श और स्ट्रॉन्ग है। ही स्ट्रक विद हिज ओवरटेकिंग विंग्स एंड चेस्ड अस साउथ अलॉन्ग। ये जो स्टॉर्म है उसके बारे में पोइट ने उसको एक तरह से पर्सोनिफाई कर दिया है, पर्सोनिफिकेशन, कि स्टॉर्म तो अपने आप में उसके कोई पंख वंख नहीं होते हैं, लेकिन उसने लिखा है कि ही स्ट्रक विद हिज ओवरटेकिंग विंग्स, मतलब वो हमारी शिप को एक तरह से पकड़ लेता है, धक्का देता है। एंड चेस्ड अस साउथ अलोंग। और ये वाला जो स्टॉर्म है ये हमारे साथ रहता ही है और हमारी शिप को कहीं ना कहीं साउथ में ले जाता है, साउथ पोल की तरफ ले जाता है। तो जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इनकी जो शिप है वो बुरी तरह से तूफान में फंस चुकी है और यही तूफान इनकी शिप को धकेल के साउथ पोल की तरफ ले जा रहा है।
आप देख रहे हैं पूजा भाटिया classes.com पर राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की समरी। तो चलिए आगे चलते हैं। विथ स्लोपिंग मास्ट एंड डिपिंग प्रो। स्लोपिंग मास्ट एंड डिपिंग प्रो। प्रो होता है जो शिप का आगे वाला पार्ट होता है, जो जहां पर जो शिप होती है वो जिस डायरेक्शन में चलती है उसका अगला पार्ट। तो डिपिंग प्रो। और मास्ट क्या होता है? बेसिकली जो आपने शिप में देखा होगा, एक बड़ा सा डंडा लगा होता है जिसपे ऐसे कपड़ा सा लगा होता है, तो वो जो होता है वो बेसिकली मास्ट है। तो आपको पता है कि एक बहुत बड़े तूफान में ये फंसे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी जो पूरी शिप है वो बिल्कुल टेढ़ी हो गई है, बिल्कुल ऊपर नीचे चल रही है। एज हु परस्यूड विद येल एंड ब्लो, मतलब कि एक तरह से शिप का कोई पीछा कर रहा है। और कौन पीछा कर रहा है? ये तूफान पीछा कर रहा है। येल मतलब चिल्लाना, ब्लो मतलब बहुत तेज हवा चलना। तो इस शिप का कोई पीछा कर रहा है। स्टिल ट्रेड्स द शैडो ऑफ हिज फो। ट्रेड मतलब होता है चलना। द स्टिल ट्रेड द शैडो ऑफ हिज फो। तो फो का कौन होता है? दुश्मन। तो एक तरीके से ये जो शिप है ये अभी भी उस दुश्मन के चपेट में है और ये कहीं ना कहीं चली जा रही है। एंड फॉरवर्ड बेंड्स हिज हेड। शिप की बात हो रही है कि जो शिप है उसका जो अगला पोर्शन है वो बिल्कुल क्या हुआ है? बेंड हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो शिप है ये बहुत बड़े तूफान में फंसी हुई। द शिप ड्रोव फास्ट। अब क्योंकि तेज तूफान है तो तूफान में जो शिप होगी वो फास्ट ही चलेगी। लाउड रोर द ब्लास्ट। और जो तेज तूफान की हवा है और जो उसकी आवाज है वो भी बहुत तेज है। रोर मतलब चिल्लाना। एंड साउथवर्ड आई वी फ्लेड। और हम लोग किस तरफ बढ़ गए? साउथ की डायरेक्शन में। उस समय शिप्स में इंजन्स या पावर या ऐसी चीजें नहीं होती थी। आप थोड़ा सा तो डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो जहां आपको हवा लेकर जाएगी आपको वहीं जाना होगा। आप ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। और अब ऐसा लग रहा है कि वो साउथ पोल पे पहुंच गए हैं। एंड नाउ देयर केम बोथ मिस्ट एंड स्नो। सो अब क्या हुआ कि अब वो है जहां बर्फ है। एंड इट ग्रू वंडरस कोल्ड। शायद और खराब हो गई है क्योंकि तूफान से निकले हैं और ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां बहुत ठंड है। एंड आइस मैस्ट हाई केम फ्लोटिंग बाय। मैस्ट जो होता है शिप का जो ऊपर डंडा लगा होता है। तो कहने का मतलब कि जब वो कह रहे हैं कि आइस हिल्स, तो वो ऐसे बड़े बड़े ग्लेशियर्स की बात कर रहे हैं जो शिप के मैस्ट से भी लंबे हैं और वो चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्रूव करता है कि वो लोग कहीं ना साउथ पोल पे पहुंच गए हैं जहां बहुत ठंड है। अगली लाइन पे चलते हैं। एज ग्रीन एज एमरल्ड। एमरल्ड एक स्टोन होता है जो बहुत चमकता है, लेकिन साउथ पोल में ग्रीन कहां से आ गया? साउथ पोल में तो बर्फ थी और बर्फ तो बहुत सफेद होती है। इसके बहुत सारे रीजन बताए गए हैं अलग अलग इंग्लिश लिटरेचर जानने वालों के द्वारा, लेकिन एक चीज ये कही गई है, जो इस पोइम के पोइट थे वो कभी भी एक्चुअल में साउथ पोल नहीं गए थे और उन्होंने जो किताबें पढ़ी थी उसमें ये कहीं ना कहीं ये मेंशन था कि साउथ पोल में जो आइस होती है वो कहीं ना कहीं ग्रीनिश लगती है, ग्रीन होती है। तो हो सकता है कि उसी वजह से यहाँ पर भी पोइम में साउथ पोल को एज ग्रीन एज एमरल्ड कहा गया है। एंड थ्रू द ड्रिफ्ट्स द स्नोई क्लिफ्ट्स। ड्रिफ्ट्स का मतलब यहाँ पर है समुद्र में तैरती हुई बर्फ, जो बर्फ के टुकड़े हैं। एंड स्नोई क्लिफ्ट्स मतलब जो आइसबर्ग्स होते हैं उनके जो ऊंचे वाले पार्ट होते हैं, तो उनकी शिप जो है वो उसी रास्ते से जहां चारों तरफ बर्फ और बर्फ ही है वहां से निकल रही है। डिड सेंड अ डिस्मल शीन। क्योंकि चारों तरफ बर्फ है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वहां पर ब्राइटनेस ज्यादा है क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो डिड सेंड अ डिस्मल शीन।
नॉर शेप्स ऑफ मैन नॉर बीस्ट्स वी कैन। ना तो वहां पर कोई इंसान है और ना कोई जानवर है जिसको हम देख सकते हैं। कैन मतलब सी, तो देख सकते हैं। तो चारों तरफ बर्फ तो है, लेकिन उनकी शिप में जो लोग हैं बस वो ही हैं। चारों तरफ उनको कोई इंसान कोई जानवर नहीं दिखाई दे रहा है। बस दिखाई क्या दे रही है? बर्फ। द आइस वॉज ऑल बिटवीन। अगले स्टेंजा पे चलते हैं। द आइस वॉज हेयर द आइस वॉज देयर। इधर भी बर्फ उधर भी बर्फ और चारों तरफ बर्फ। इट क्रैक्ड एंड ग्रोल्ड एंड रोल्ड एंड होल्ड। अब सूरज की वजह से या किसी और रीजन की वजह से बर्फ के जो टुकड़े होते हैं वो टूटते हैं, और साउथ पोल में तो बड़े टुकड़े होंगे, तो जब वो टूटते थे गिरते थे तो एक बहुत ही डरावनी आवाज आती थी। इट क्रैक्ड एंड ग्रोल्ड एंड रोल्ड एंड हाउल्ड। तो ये जो बर्फ के टुकड़ों के गिरने से एक बहुत ही डरावनी आवाज शुरू होती थी, बनती थी। लाइक नॉइसेस इन अ स्वाउंड। स्वाउंड का मतलब होता है एकदम अचानक एक बहुत बड़ी एक्साइटेड आवाज। जैसे कि अगर धोनी किसी बॉल पे छक्का मार दे तो पूरे स्टेडियम में एक जोर से आवाज आती है, जो एक्साइटिंग भी लगती है और डरावनी भी थोड़ी सी होती है। तो उसके लिए साउंड वर्ड का यूज किया गया है। तो बर्फ में फंसे हुए हैं, बर्फ टूट रही है और आवाज निकल रही है। जैसे कि देख रहे हैं जो शिप में जो ये एंशियंट मैरिनर है, ऑब्वियसली अब तो थोड़ा सा यंग लग रहा है, और उसके साथ जो आसपास लोग हैं वो कह रहे हैं कि मैं कुछ अजीब आवाजें सुन रहा हूं और ये आवाजें बहुत डरावनी लग रही है। एंशियंट मैरिनर कहता है हाँ ये आवाजें तो बहुत डरावनी है। तो उन्हीं की टीम में से कोई कहता है कि अच्छा ये तो बर्फ की आवाज है, ये क्रैक कर रही है, ग्रोन कर रही है, मोन कर रही है, क्रीक कर रही है, मतलब अलग अलग तरीके से बर्फ टूट रही है और उसकी वजह से ऐसी आवाजें आ रही हैं। एट लेंथ डिड क्रॉस एन एल्बेट्रोस। एल्बेट्रोस क्या होता है? एक पक्षी है, बहुत बड़ा पक्षी, ऑलमोस्ट इतना बड़ा कि आप को लगे कि वो रियल है ही नहीं, लेकिन उसी समय उनको एक एल्बेट्रोस दिखाई देता है। तो ये एक तरह का सी बर्ड होता है। थ्रू द फॉग इट केम। फॉग क्या होता है? ये जो धुंध है, इसके अंदर से ये निकला है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि एल्बेट्रोस केवल साफ वेदर में नहीं उड़ सकता, अगर थोड़ा सा गंदा वेदर भी होगा तब भी वो उड़ सकता है। इसका ये मतलब कि कहीं ना कहीं ये एल्बेट्रोस ये जो मैरिनर है इसके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है और उनको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि वो एक गंदे वेदर में से भी उड़ के रास्ता दिखा सकता है। इसीलिए उसकी बहुत ज्यादा ये लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एज इट हैड बीन अ क्रिश्चियन सोल, मतलब हो सकता है कि ये भगवान के द्वारा भेजा गया एक पक्षी है हमारी रास्ता साफ करने के लिए, हमें इस मुसीबत से बचाने के लिए। वी हेल्ड इट इन गॉड्स नेम। हेल्ड मतलब, हेल यहाँ पर मतलब है किसी को प्रेस, मतलब वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, भगवान को थैंक बोल रहे हैं कि आपने इस एल्बेट्रोस को हमारे लिए भेजा है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एल्बेट्रोस है और जितने भी उस शिप के सेलर हैं वो कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत खुश हैं कि ये एल्बेट्रोस हमारे पास आ गया है, वो बहुत एक्साइटेड हैं। आप इस पिक्चर में एक चीज और देख सकते हैं कि चारों तरफ बर्फ है और बहुत ज्यादा सर्दी है। इट एट द फूड इट नेवर हैड ईट। इट का मतलब वही एल्बेट्रोस बर्ड की बात हो रही है। तो ये सेलर्स ने उसको कुछ ऐसा खाना दिया जो उसने पहले कभी नहीं खाया था, और ऑब्वियसली उसको वो खाना बहुत बहुत अच्छा लगा और वो उसी शिप के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया उसने। एंड राउंड इट फ्लू। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जो बर्ड है उसको ये जो सेलर्स हैं कुछ खाने को दे रहे हैं और वो बड़े चाव से खा रही है। और द आइस डिड स्प्लिट विद द थंडर फिट।
द हेल्प्समैन स्टीयर्ड अस थ्रू। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जो आइस है वो धीरे धीरे अलग हो रही है, टूट रही है, और हेल्म्समैन जो है, जो शिप को स्टीयर करता है, जो शिप की डायरेक्शन को थोड़ा बहुत मैनेज करता है, वो हमको इस मुसीबत से निकाल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि जब से वो बर्ड आई है तो इनकी समस्याएं भी धीरे धीरे सॉल्व हो रही हैं।